Hi, this is Seruti Deshwal and I welcome you all again back to another lecture of Let's Learn Audit series. आज इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टेक अप अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड दैट इज SQC1. चैप्टर 11 में आपको ये स्टैंडर्ड मिलेगा एंड ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है. एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप एग्जाम में इस स्टैंडर्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये स्टैंडर्ड आप कवर करोगे, होमवर्क में ऐसे नंबर 220 रहेगा. इस स्टैंडर्ड को कवर कराने के लिए जिन नोट्स को मैं यूज कर रही हूँ ये क्लास के हैंड रिटन नोट्स है. आपको ये नोट्स विश्वास सीए की ऐप पे मिल जाएंगे. वहां पे एक अलग से हमने कोर्स क्रिएट करती है सीए इंटर ऑडिट हैंड रिटन नोट्स के नाम पे, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो. सो ऐसे नंबर 200, ऐसे 210 एंड SQC1 के नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे. अगर आप मेरी क्लास का बच्चा हो तो ये नोट्स आपके पास पहले से होंगे. अगर आप मंजिल का स्टूडेंट हो नहीं हो तो भी अगर आप YouTube से क्लासेस रेफर कर रहे हो तो ये नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल है, आप चाहो तो इन नोट्स को बनाना शुरू कर दो. प्रिंट आउट शायद आप नहीं ले पाओगे क्योंकि इसका फॉन्ट प्रिंट आउट को सपोर्ट नहीं करता, बट आप इसको लैपटॉप में रेफर कर सकते हो. नहीं तो आपके पास टाइम है तो आप इनको लिखना भी शुरू कर सकते हो. ये डिटेल्ड रिवीजन नहीं है, मतलब कंप्लीट रिवीजन है बट फास्ट रिवीजन है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे नहीं रखोगे. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमारे पास उन्नति सीरीज है, चाणक्य नीति सीरीज है, तो आप वो लेक्चर्स रेफर कर सकते हो. थैंक यू सो मच. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ SQC1. लेट मी टेल यू, ये आपके सिलेबस का एक कैटेगरी का स्टैंडर्ड है. ठीक है, अगर आपको ये SQC1 आ गया तो ऐसे नंबर 220 ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा. और मैं चार्ट्स यूज कर रही हूँ, ये चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने बता दिया कैसे. ठीक है, आपके पास कोई और मटेरियल आप उसको भी रेफर कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल. सबसे पहले मैं आपको बताऊं SQC1 ऐसे नंबर 220 दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों ही क्वालिटी की बात करते हैं. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है स्कोप का. SQC1 क्वालिटी की बात करता है फर्म लेवल के ऊपर, वेयरएज ऐसे नंबर 220 क्वालिटी की बात करता है ऑडिट एंगेजमेंट लेवल के ऊपर. ऐसे नंबर 220 जो भी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेगा वो किसके ऊपर सेट करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर. वेयरएज SQC1 ने जो भी क्वालिटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेट करिए वो किसके ऊपर सेट करिए, सीए फर्म के ऊपर. सो SQC1 का स्कोप बहुत बड़ा है. SQC1 इज अ पेरेंट स्टैंडर्ड. SQC1 की लाइंस के ऊपर ऐसे नंबर 220 बना है. SQC1 आपका क्लियर हो गया तो ऐसे नंबर 220 ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा. SQC1 के अंदर किस टाइप की इंगेजमेंट कवर होती है, सारी इंगेजमेंट कवर होती है. दैट मीन्स अगर सीए फर्म ऑडिट कर रही है, रिव्यू कर रही है, ठीक है. अच्छा, ऑडिट और रिव्यू में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. SQC1 एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर आप ऑडिट नहीं कर रहे, रिव्यू नहीं कर रहे, बट फिर भी आप अश्योरेंस दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग दी अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो भी क्या कवर हो जाएगा, क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, SQC1. अगर आप नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो जैसे कि रिलेटेड सर्विसेज, तो भी SQC1 एप्लीकेबल हो जाएगा. सो SQC1 के अंदर सारी सर्विसेज कवर होती हैं. समझ में आ रहा है. चलो अब आ जाओ, SQC1 का नाम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड का नाम है क्वालिटी कंट्रोल. और किस लेवल पे एप्लीकेबल होता है, फर्म लेवल के ऊपर एप्लीकेबल होता है. एक ऐसी फर्म जो परफॉर्म करती है ऑडिट, रिव्यू, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, या जो अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट दे रही है, या जो रिलेटेड सर्विसेज दे रही है. इन शॉर्ट आप कोई भी सर्विस दो, SQC1 ने ये बोल दिया सीए फर्म आपके पास क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ये इंश्योर कराए कि जो भी सर्विस सीए फर्म देगी उसके अंदर क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है. और यही बात यहाँ पे स्कोप के अंदर लिखी हुई है. इसको आप पर्पस भी कह सकते हो SQC1 की, या फिर आप इसको रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो जो स्टैंडर्ड ने फर्म के ऊपर सेट करी है. और रिक्वायरमेंट क्या सेट करी है, स्टैंडर्ड कहता है फर्म आपके ऊपर मैं ये रिक्वायरमेंट सेट करता हूं दैट आपको ना एस्टैब्लिश करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. दैट मींस सीए फर्म को क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है ताकि फर्म को एक अश्योरेंस मिल पाए. किस चीज को लेकर अश्योरेंस मिल पाए कि फर्म और उस फर्म के अंदर जो पर्सनल काम करते हैं, जो इंप्लॉय काम करते हैं, दे आर कंप्लाइंग विद द क्वालिटी. और क्वालिटी का मतलब क्या है, ये दो बातें कि अल्टीमेटली जो भी सर्विसेज ये फर्म देगी उसके अंदर क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है. क्वालिटी का मतलब क्या, नंबर 1 आप जो भी सर्विस दे रहे हो यू आर गिविंग दैट सर्विस बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई कर रहे हो. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मतलब क्या, जैसे कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे के साथ कंप्लाई कर रहे हो, अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो एसआरई के साथ कंप्लाई कर रहे हो, राइट. आप लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हो. एंड काम करने के बाद जो रिपोर्ट फर्म इशू करेगी, एंगेजमेंट पार्टनर इशू करेगा, दैट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस. मैम वो सब तो ठीक है, बट फर्म जब ये क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाएगी, क्वालिटी कंट्रोल का फ्रेमवर्क बनाएगी, तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए. सो SQC1 आपको 6 एलिमेंट देता है और ये 6 एलिमेंट की लाइन के ऊपर ही फर्म अपना क्वालिटी कंट्रोल का फ्रेमवर्क बनाएगी, क्वालिटी कंट्रोल की सिस्टम बनाएगी, क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर बनाएगी. ठीक है, और यही 6 एलिमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. सबसे पहला एलिमेंट क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म. ये एलिमेंट बताता है कि अल्टीमेटली फर्म के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, और इसके नाम में इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फर्म की लीडरशिप की. तो जब फर्म की लीडरशिप
फर्म की लीडरशिप कौन होती है, फर्म को लीड कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, फर्म का सीईओ, मैनेजिंग पार्टनर, राइट। सो जो फर्म के मैनेजिंग पार्टनर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जब वो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी, तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एक्सप्लिसिटली लिख दो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप फर्म के अंदर एक ऐसा कल्चर क्रिएट करो, इंटरनल कल्चर ऐसा बनाओ जो इस फैक्ट को इंपॉर्टेंस देता है, जो इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि क्वालिटी एसेंशियल है। तीसरा, जिन लोगों को आप ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करोगे, डेफिनेटली जो लीडरशिप है वो तो क्वालिटी कंट्रोल का पॉलिसीज प्रोसीजर बनाएगी, बस बट उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों को आप ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करोगे, उनके पास क्या होना चाहिए, फर्म की लीडरशिप को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके पास रेलिवेंट एक्सपर्टीज है, अथॉरिटी है टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव द रेलिवेंट ट्रेनिंग। सो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई है। कहता है कि फर्म को ना ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने हैं कि फर्म को एश्योरेंस मिल पाए इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से कि लीडरशिप एक इंटरनल कल्चर क्रिएट कर रही है। यू आर प्रमोटिंग एन इंटरनल कल्चर जो इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि क्वालिटी एसेंशियल है, पहला पॉइंट जैसे मैंने बोला। दूसरा, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एक रिक्वायरमेंट डाले फर्म की लीडरशिप के ऊपर, दैट मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग पार्टनर के ऊपर, कि आपको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी को अज्यूम करना है, मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी। तीसरा, जिन लोगों को फर्म की लीडरशिप ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगी, फर्म की लीडरशिप को इंश्योर करना है दैट दे हैव द रेलिवेंट एक्सपर्टीज, स्किल, अथॉरिटी टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या हुआ, पहला एलिमेंट। अच्छा, दूसरा एलिमेंट आता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय कोड ऑफ एथिक्स, है ना। तो ये एलिमेंट कहता है, सुनो, फर्म जब आप अपनी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओगे, तो फर्म को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है जिससे फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए। किस चीज को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस, कि फर्म और उस फर्म के अंदर जो पर्सोनल है, ये वर्ड बार बार आएगा, फर्म एंड पर्सोनल। पर्सोनल मतलब फर्म का स्टाफ, सीए फर्म का स्टाफ जो काम कर रहा है, दे आर कंप्लाइंग विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। वो आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स ने जो एथिकल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करी है उसके साथ कंप्लायंस करे, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। और आपको पता है वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, है ना। तो वो सारी रिक्वायरमेंट के साथ आप अप्लाई कर रहे हो, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, वो सब तो ठीक है मैम, जब फर्म ये क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी, इससे फर्म को क्या मिलेगा। तो मतलब इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को बनाने का पर्पस क्या हुआ। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जब फर्म इन क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी, इन क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से फर्म अपने इंप्लॉइज को, पर्सोनल को कम्युनिकेट कर पाएगी कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब आप अपने पर्सोनल को बता पाओगे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फर्म आइडेंटिफाई कर पाएगी, इवेल्युएट कर पाएगी उन सारे सर्कमस्टांसेस को, उन सारे रिलेशनशिप्स को जिसकी वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है। एंड अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मिल गया तो उस थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को एलिमिनेट करने के लिए, है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए, एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आने के लिए आप क्या ले पाओगे, इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से आप एक्शन ले पाओगे, जिसे आप कहते हो आप सेफगार्ड अप्लाई कर पाओगे। एंड अगर आप सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर सकते कुछ सिचुएशन के अंदर, तो इनइक्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर डिफाइन होता है कि आप विथड्रॉ कैसे करोगे एंगेजमेंट से। ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हेल्प से इमीडिएट बेसिस पे जितना भी इंस्टेंसेस मिला ब्रीचेस का, मतलब फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का किसी ने भी ब्रीच किया, सो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आप उसको प्रमोटली बेसिस पे फर्म को कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड ऑल्सो फर्म को एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इंडिपेंडेंस का सर्टिफिकेट ये होता है कि जिन लोगों को, जिन पर्सोनल को फर्म के इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लायंस करना पड़ता है, वो राइटिंग के अंदर फर्म को लिख के देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉलिसीज यू आर इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ योर पर्सोनल। सो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये बन सकता है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आता है आपका थर्ड एलिमेंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, that is acceptance and continuance of client relationship and specific engagement। so basically क्या होता है, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उस क्लाइंट को एक्सेप्टेंस देने से पहले, या अगर वो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उस क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले, ये एलिमेंट कहता है आपको उस क्लाइंट के बारे में कुछ तो वाइटल इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ अगर ये नया क्लाइंट है तो क्या मुझे इसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, और अगर ये मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो इसके साथ क्या मुझे आगे भी काम करना चाहिए, मतलब क्या इस क्लाइंट के साथ मुझे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए।
यहाँ पे वही लिखा हुआ है बेटा कि SQC1 ने फर्म्स के ऊपर रिक्वायरमेंट सेट करी दैट बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, सो बिफोर एक्सेप्टिंग द न्यू क्लाइंट या फिर बिफोर कंटिन्यूइंग योर रिलेशनशिप विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, फर्म को क्या करना है, यू हैव टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। अगर आप कीवर्ड देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, आपको क्लाइंट के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी ताकि फर्म डिसाइड कर पाए तीन चीजों को लेकर। वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले है आई, फिर है सी एंड फिर है आपका अदर पॉइंट्स। इनफैक्ट अगर मैं इसको अदर पॉइंट्स को हटा दूं तो एक है आपका आई, फिर है सी और तीसरा है ई। तो आप तीन चीजों को डिसाइड कर पाओ। नंबर वन, क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है, दूसरा क्लाइंट की इंटीग्रिटी के साथ साथ क्या फर्म के पास कॉम्पिटेंस है इस टाइप की एंगेजमेंट को परफॉर्म करने की। कई बार होता है कि क्लाइंट आ रहा है और कहता है मैं लिस्टेड कंपनी मेरी ऑडिट कर दो, बट आपने आज तक कभी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं किया। इनफैक्ट फर्म के पास कोई ऐसा एंगेजमेंट पार्टनर भी नहीं है जिसने आज तक कभी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया हो। तो क्या आपको लगता है कि आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये काम कर पाओगे? नहीं। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि आप ना क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो ताकि फर्म को ये पता लग पाए, नंबर वन इंटीग्रिटी कैसी है क्लाइंट की, दूसरा आपके पास कॉम्पिटेंस है, रिसोर्सेज है कि इस एंगेजमेंट को आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाओगे, तीसरा आप चेक कर लो कि क्या जो कोड ऑफ एथिक्स ने एथिकल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करी है उसके साथ आप कंप्लायंस कर पाओगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये भी आ जाता है कि ठीक है ये तो आपने बोल दिया कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक कर लो, बट एग्जांपल दे पाओगे कि अगर मैं क्लाइंट की इंटीग्रिटी जानना चाहता हूं तो क्या क्या चीजों को मैं अंडरस्टैंड करूं। मान लेते कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है और मुझे पता है कि मुझे क्लाइंट की इंटीग्रिटी को पहले समझना पड़ेगा फिर मैं उसको एक्सेप्टेंस दूंगा। सो एग्जाम्पल दे दो उन चीजों के जिन चीजों को मैं चेक करूंगा, मतलब फर्म चेक करेगी बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस टू द क्लाइंट, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने से पहले। तो मतलब जब आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी को देखते हो तो ये सारी चीजें आप देखते हो। सबसे पहले आप देखते हो कि ये जो क्लाइंट काम कर रहा है उसके क्लाइंट के ऑपरेशन का नेचर क्या है, किस टाइप के बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व है, किस टाइप की बिजनेस प्रैक्टिसेस को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है। दूसरा आप ये भी अंडरस्टैंड करते हो कि बैकग्राउंड क्या है, ये पॉइंट इधर मिसिंग है बट आपको बुक में मिल जाएगा। बैकग्राउंड क्या है आपके ओनर्स का, केएमपीस का, टीसीडब्ल्यूजी का, प्रमोटर्स का, वो कौन है ये भी आप अंडरस्टैंड करते हो। तीसरा टीसीडब्ल्यूजी का एटीट्यूड क्या है। कई बार ना टीसीडब्ल्यूजी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इंटरप्रिटेशन करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की। ये एग्जांपल लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, है ना। जैसे कि अपना कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज की। मतलब आपका एक इंडिया से 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो कहता है कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेट्स से वो कहता है डिस्पैच बेसिस के ऊपर। लेकिन आपकी फर्म जो आपका टीसीडब्ल्यूजी है, ठीक है, वो टीसीडब्ल्यूजी उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लेते हैं कि नहीं मैं तो जब भी इनवॉइस बनेगा उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी। तो आप अपने किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज की एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो ये शो करता है कि एटीट्यूड अच्छा नहीं है टीसीडब्ल्यूजी का, हो सकता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है। तीसरा आप चेक करोगे क्लाइंट कितना फी देना चाह रहा है। कई बार क्लाइंट बहुत ज्यादा चाहता है कि जितना हो सके उतना कम फी वो आपको पे करे। वो आपको कह रहा है कि क्वालिटी आपको भले ही कम देनी चलेगा बट पैसा आपको मैं कम ही दूंगा, तो हो सकता है ना उसकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है। तीसरा आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, पहले ही कह रहा है सारे एरिया चेक कर लेना बट सेल मत चेक करना। क्यों भाई? सो आपको पता है कि पहले ही ये एंगेजमेंट लिमिटेड है। अगर आपको याद हो हमने ऐसे नंबर 210 के अंदर भी कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर ऑडिटर को पहले ही पता है कि आपको अल्टीमेटली डिस्क्लेमर ही देना है तो इस टाइप की लिमिटेड एंगेजमेंट को आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ऑल्सो आप ये देखते हो कि क्लाइंट किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं, आप रीजन अंडरस्टैंड करते हो कि जो इनका पिछला ऑडिटर था उसको ये दोबारा से रीअपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, है ना। मतलब रीजन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर, मतलब एक सीएफ हम 10 साल तक ऑडिट कर सकते हैं, उसका टेन्योर अभी खत्म नहीं हुआ था, तो फिर उसको क्यों तुम रीअपॉइंट क्यों नहीं कर रहे, मुझे क्यों मेरी क्यों अपॉइंटमेंट कर रहे हो। या फिर मान लेते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसका रीजन भी आप अंडरस्टैंड करते हो कि मुझे ही क्यों अपॉइंट किया जा रहा है। कई बार क्या होता है क्लाइंट आपके पास आता है बीच में, मतलब उनका पिछला ऑडिटर रिजाइन करके चला गया और फिर वो आपके पास आ रहा है कि मेरी ऑडिट कर दो, तो आपको समझना तो पड़ेगा आपकी अपॉइंटमेंट क्यों हो रही है, आपको जानना तो पड़ेगा कि पिछला ऑडिटर क्यों छोड़ के गया। पता लग रहा है कि पिछला ऑडिटर इसलिए छोड़ के गया था क्योंकि उसको कोई बहुत बड़ा फ्रॉड पता लग गया था, इंटीग्रिटी का इशू। सो जब आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी को समझोगे तो ये सारे फैक्टर्स आप जनरली देखते हो। क्लाइंट कौन है, बैकग्राउंड ओनर्स का, क्लाइंट क्या करता है, नेचर ऑफ ऑपरेशन, क्या काम वो कर रहा है, किस टाइप की बिजनेस प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहा है। अच्छा टीसीडब्ल्यूजी का एटीट्यूड कैसा है
है ना, ये आपके स्कोप को लिमिटेशन तो नहीं लगा रहे, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं, इनका ऑडिटर क्यों छोड़ के गया, मुझे मेरी अपॉइंटमेंट क्यों हो रही, तो ये सारी चीजें आप देखोगे। इसके अंदर ना कुछ अदर पॉइंट्स भी बनता है और अदर पॉइंट्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है फर्म और क्लाइंट के बीच में, तो आपको जब तक एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिजोल्व नहीं हो जाता। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। मान लेते कोई क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, और वो क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी ऑडिट परफॉर्म कर दो, तो आपने उस क्लाइंट का इंटीग्रिटी देखा, ठीक है, आपने देखा कि क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर पाओगे, सब कुछ आपको सही लगा और आपने एक्सेप्टेंस दे दी। लेकिन जब आपने एक्सेप्टेंस दे दी उसके बाद जब आप काम करने लगे तब आपको पता लगता है अरे ये क्लाइंट तो इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, ये तो ऑनेस्ट नहीं है, आपको बाद में पता लग रहा है। सो ये कहता है where a firm obtains any information after the acceptance, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन बाद में पता लगती है एक्सेप्टेंस देने के बाद, और ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि अगर ये आपको पहले पता होती, हैड दिस इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल बिफोर, तो फर्म ने कभी एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस ही नहीं दी होती। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, तो एसक्यूसी 1 कहता है उस सिचुएशन में फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर ये बातें भी लिखी होनी चाहिए। क्या अब इस सिचुएशन में आपकी फर्म को क्या करना चाहिए, सो फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड आल्सो इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, राइट, एंड कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी और एक्सटर्नल अथॉरिटी। बेसिकली आप ये देखते हो कि अब ऐसा सिचुएशन आ गया तो मुझे किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्या मुझे उन लोगों को कम्युनिकेट करना है जिन लोगों ने मेरी अपॉइंटमेंट करी है, क्या मुझे किसी एक्सटर्नल पार्टी को कम्युनिकेट करना है, एंड ऑल्सो क्या अब ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे फर्म को विथड्रॉल करना पड़ जाएगा। सो ये सब कुछ कहां पे लिखा होगा, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर। और अगर फर्म विथड्रॉल करेगी तो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर ये लिखा होता है कि विथड्रॉल कैसे होगा, वो प्रोसेस कहां पे लिखी होनी चाहिए, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर। ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का सिंपल सा मतलब है फर्म का स्टाफ, इसका सिंपल सा मतलब है फर्म का पर्सोनल। एसक्यूसी 1 कहता है फर्म आपको ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है जिससे फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए। अगर आप देख पा रहे हो हर एक एलिमेंट की ओपनिंग लाइन ऐसी ही है कि फर्म को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है जिससे फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए। किस चीज को लेकर, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि फर्म के पास सफिशिएंट पर्सोनल है। यहां पे सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी से, कि नंबर्स में आपके पास स्टाफ इनफ होना चाहिए, एंड वो भी ऐसा स्टाफ हो जिसके पास CCC है। CCC है मतलब जिनके पास कैपेबिलिटी है, भाई उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, वो कमिटेड होनी चाहिए एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ काम करने के लिए। तो मैं इसको कहती हूं कि फर्म को ऐसी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है जिससे फर्म को एक एश्योरेंस मिले कि उसके पास क्वांटिटी भी है स्टाफ की और क्वालिटी भी है स्टाफ की, क्योंकि कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, ये कैपेबिलिटी, ये क्या शो करती, क्वालिटी ऑफ द स्टाफ। ये फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर HR के इशू भी एड्रेस हो, जैसे कि आपके इन स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, इनको ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, कॉम्पनसेशन का प्लान क्या रहेगा, करियर डेवलपमेंट etc। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज कंटिन्यूअसली एम्फेसाइज करें ओवर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फर्म्स पर्सोनल, क्योंकि नहीं तो फिर ये आपके लिए काम करने में कभी भी मोटिवेटेड नहीं होंगे। ये जो भी एंगेजमेंट फर्म इनसे परफॉर्म करवाएगी वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो आपको अपने स्टाफ के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या आता है बेटा, अगला एलिमेंट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो ये एलिमेंट कहता है कि जब भी कोई भी सीए फर्म कोई भी काम करने के लिए जाएगी, बी इट ऑडिट और एनी अदर एंगेजमेंट, सो जब आप एंगेजमेंट को परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस के दौरान कैसे आप क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो। सो एसक्यूसी 1 कहता है कि अगर आपको कंसिस्टेंटली क्वालिटी को इंश्योर करना है while you are performing the engagement, तो वो आप कैसे कर पाओगे, इट कैन बी अचीव्ड बाय, आप ना अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स की ब्रीफिंग की मीटिंग बुलाओ, उनको ब्रीफ करो। ब्रीफ करने का मतलब होता है उनको बताओ, इफ यू कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली वांट्स टू मेंटेन द क्वालिटी इन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, तो आप एंगेजमेंट टीम के मेंबर को कंटिन्यूअसली ब्रीफ करो किन चीजों को लेकर, जो एंगेजमेंट आप परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रोसेसेस हम फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई करेंगे, सुपरविजन कैसे होगी, रिव्यू कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे मेंटेन करोगे। समझ में आ रहा है। जब आप ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे डिफरेंट सब कंसेप्ट आते हैं और इन सब कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सबसे पहला कंसल्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर। ये पॉइंट कहता है कि जब भी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एंगेजमेंट कोई भी डिफिकल्ट मैटर आएगा, तो आपकी एंगेजमेंट टीम को कंसल्टेशन लेनी चाहिए।
कंसल्टेशन लेंगे कहां से, कंसल्टेशन कहां से ले सकते हो, कंसल्टेशन इंटरनली ले सकते हो, मतलब फर्म के अंदर से ले सकते हो बेटा, और कंसल्टेशन एक्सटर्नली भी ली जा सकती है। कई बार क्या होता है, सीए फर्म छोटी फर्म होती है, उनके पास खुद का कोई ऐसा एडवाइजरी का डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता है, राइट, सो वो कंसल्टेशन एक्सटर्नल ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लेते हैं आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, ऑडिट परफॉर्म करते वक्त आपको क्लाइंट जिस तरीके से रेवेन्यू की रिकॉग्निशन कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। दैट मीन्स आपको कोई एक डिफिकल्ट मैटर आ गया जिसके रिलेशन में, और ये अकाउंटिंग मैटर है जिसके रिलेशन में आपको कंसल्टेशन लेनी है अभी, क्योंकि कंसल्टेशन आपको लेनी पड़ेगी, एसक्यूसी1 ने ये बोल दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कंसल्टेशन लो कहां से, तो कंसल्टेशन आप इंटरनली ले सकते हो। अगर आपकी फर्म के पास अलग से एक ऐसा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए जो आपको कंसल्टेशन दे सकते हैं, तो वहां पे आप ले लो। लेकिन अगर नहीं है, स्मॉल फर्म है, तो आप कंसल्टेशन एक्सटर्नली भी ले सकते हो। उन सारी फर्म की आप कंसल्टेशन ले सकते हो जो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि बाकी कोई सीए फर्म होगी, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी से कंसल्टेशन ले सकते हो, जैसे कि एमसीए हो गया, जैसे कि सेबी हो गया, प्रोफेशनल बॉडी दैट मींस आईसीएआई, यहां पे अकाउंटिंग का मैटर था तो आप आईसीएआई से भी कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का, इसको हम कहते हैं ईक्यूसीआर। सो जब भी आप ऑडिट करते हो लिस्टेड एंटिटी की, ये मैंडेटरी है एक ईक्यूसीआर से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना। समझ में आ रहा है? ईक्यूसीआर कौन होगा? ईक्यूसीआर आपकी एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं हो सकता, वो आपकी एंगेजमेंट टीम का मेंबर कभी नहीं हो सकता, वो आपकी एंगेजमेंट टीम से इंडिपेंडेंट होता है। ईक्यूसीआर क्या हर एक टाइप की एंटिटी का आप ऑडिट करोगे तो ईक्यूसीआर से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना है? नहीं। जब भी आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करोगे, मान लेते हैं मैं एक सीए फर्म हूं, मैं चाहती हूं कि अगर मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर रही, मैं किसी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रही हूं, बट उसका भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराऊं, तो क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है। यही तो आप पढ़ रहे हो कि जब फर्म अपनी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी, उस क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर आप क्राइटेरिया लिख सकते हो, है ना। वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, जब हम उसकी ऑडिट करने के लिए जाएंगे उसका भी हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराएंगे, ठीक है, फिर वहां पे उसका भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। बट मैंडेटरी किसके लिए है? जब भी आप किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाओगे। वो सब तो ठीक है मैम, ये जो ईक्यूसीआर आएगा ये रिव्यू किसका करेगा? ये रिव्यू करेगा जो आपकी एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने काम किया। जो भी एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने सिग्निफिकेंट जजमेंट ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जैसे कि आपने मटेरियलिटी क्या सेट करी थी भाई, कैसे आपने मटेरियलिटी सेट करी, उसका रिव्यू ये करेगा। जैसे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हुआ था उसके अगेंस्ट आपने क्या रिस्पॉन्सेज बनाई, ये इसका रिव्यू करेगा। समझ में आ रहा है? यस। अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू ईक्यूसीआर, मैंने आपको बता दिया ईक्यूसीआर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है जब आप ऑडिट कर रहे हो लिस्टेड एंटिटी की। अगर आप अदर ऑडिट की बात करोगे तो फर्म एक क्राइटेरिया डिवाइस कर सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ईक्यूसीआर, ये भी मैंने आपको बताया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईक्यूसीआर के आने से कम नहीं हो जाती। अच्छा, अब बताओ एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्वालिटी को लेकर? ये सारी बातें ऐसे नंबर 220 करेगा, है ना, कि जैसे कि एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि भाई एविडेंसेस कलेक्ट हो जाए, एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि जो भी उसके लोग जूनियर काम करे उसका वो डायरेक्शन दे, सुपरविजन दे, उनके काम का वो रिव्यू करे। तो जो भी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जस्ट बिकॉज ईक्यूसीआर आके आपके काम को चेक करेगा वो कम नहीं हो जाएगी। चलो आगे चलेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सो कई बार क्या होता है कि आप टीम में काम कर रहे हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं ना। तो सबसे पहले ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके बीच में आएगा? एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के बीच में आ सकता है किसी मैटर को लेकर। जिन लोगों से आप कंसल्टेशन ले रहे हो, अभी देखो ना, आप कंसल्टेशन लेते हो बाहर से या फर्म के अंदर से, तो जिनसे आप कंसल्टेशन ले रहे हो उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। अरे भाई, एंगेजमेंट पार्टनर और ईक्यूसीआर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। मान लेते हैं अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या करेंगे आप? अगर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है तो जो भी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजोल्व करना चाहिए। एंड रिपोर्ट जब तक आप इशू नहीं करोगे जब तक ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजोल्व नहीं हो जाता, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मान लेते हैं ईक्यूसीआर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर उसको मानने को तैयार नहीं है। ईक्यूसीआर कह रहा है आपने ये जो रिस्पॉन्स बनाया है अगेंस्ट अ सिग्निफिकेंट रिस्क, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, मुझे नहीं लगता कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल पाएंगे। ईक्यूसीआर को लगता है कि आपको कोई और प्रोसीजर भी परफॉर्म करना चाहिए साथ में, एंगेजमेंट पार्टनर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। या जिस तरीके से क्लाइंट, दूसरा एग्जांपल, जिस तरीके से क्लाइंट अपनी सेल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ईक्यूसीआर को लगता है वो गलत है बट एंगेजमेंट पार्टनर को लगता है वो ठीक है। सो दैट मींस देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन ईक्यूसीआर एंड एंगेजमेंट पार्टनर। फिर क्या? तो ये रिजॉल्व कैसे होगा?
फर्म की क्वालिटी कंट्रोल का फ्रेमवर्क क्या कहता है, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या कहती है, सो आप उसको रेफर करोगे. सो दिस मैटर इज टू बी रिजोल्व बाय फॉलोइंग द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ फर्म. या फिर इस मैटर को लेकर यू कैन ऑल्सो टेक द कंसल्टेशन. कंसल्टेशन कहां से ले सकते हो, कंसल्टेशन एक्सटर्नली ले सकते हो किसी फर्म से, ठीक है, किसी और प्रैक्टिशनर से आप कंसल्टेशन ले सकते हो, या किसी रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्टेशन ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक द कंसल्टेशन फ्रॉम एनी प्रोफेशनल बॉडी एज वेल. फिर उसके बाद इसी के अंदर कंसेप्ट आता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है. यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर बनते हैं दोज आर रिलेटिंग टू द एमसीक्यूज. अच्छा, टाइमलाइन क्या होती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. सो जो भी एंगेजमेंट फर्म परफॉर्म करेगी, फर्म को उस एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा. मतलब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है वर्किंग पेपर्स आप उनका मेंटेन करोगे. अच्छा, कितने टाइम के अंदर ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा कोई टाइमलाइन स्पेसिफाइड नहीं है एक्सेप्ट ऑडिट. ऑडिट के केस में ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाता है, ऑडिटर रिपोर्ट से 60 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. और यही बात आप दोबारा से एसए नंबर 230 के अंदर जाकर भी पढ़ते हो. अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन जो फर्म ने बनाई उसको कितने टाइम तक रिटेन करके रखना पड़ेगा, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द रिटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन. जो भी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाई जा रही है फर्म उसको रिटेन करके रखती है इतने टाइम पीरियड तक कि जो मॉनिटरिंग प्रोसेस फर्म को कंडक्ट करनी पड़ती है वो मॉनिटरिंग प्रोसेस कंडक्ट कर सके फर्म. आगे जाके हम एक एलिमेंट देखेंगे रिलेटिंग टू मॉनिटरिंग प्रोसेस. सो फर्म अपनी जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करती रहती है. सो आप जो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो कितने साल तक उसको मेंटेन करके रखोगे, इतने टाइम पीरियड तक तो आप उसको मेंटेन करके रखोगे ताकि आप अपना मॉनिटरिंग का प्रोसेस कंडक्ट कर सको. क्योंकि जो भी मॉनिटरिंग होती है वो मॉनिटरिंग करने के लिए यही डॉक्यूमेंटेशन रेफर करता है. लेकिन अगर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, मतलब स्पेसिफिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने साल तक आपको मेंटेन करके रखने हैं, कम से कम 7 साल तक. 7 साल आप कहां से देखोगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. और अगर ये ग्रुप ऑडिट थी तो आप देखोगे 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट. ग्रुप ऑडिट का केस था मतलब क्या, अगर आप सीएफएस की ऑडिट कर रहे थे एज द केस में भी, या अगर लो रेगुलेशन कोई एक लॉन्गर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करता है तो फिर आपको उतने टाइम तक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड से ऊपर क्या आते हैं, लो रेगुलेशन. और ये 7 साल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसकी फाइल आपको मेंटेन करनी पड़ती है. ये कहां पे लिखा हुआ है, एसए नंबर 230 के अंदर ये लिखा हुआ है. जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपकी फर्म मेंटेन करेगी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना पड़ता है फर्म को. मतलब फर्म के पास ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए जो ये इंश्योर कराए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जा रहा है, सेफ कस्टडी में वो रखी हुई है, इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा रहा है, एंड एक्सेसिबिलिटी रिट्रीवेबिलिटी का ऑप्शन वहां पे है. मतलब कि सिलेक्टेड लोग ही जिनके पास ऑथराइजेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर रहे हैं बस, राइट. रिट्रीवेबिलिटी का ऑप्शन है कि अगर कल वो डॉक्यूमेंटेशन खराब हो जाती है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी रखते हो, तो आपके पास रिट्रीवेबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए कि जब आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आप उसको एक्सेस कर पाओ, राइट. लास्ट एलिमेंट इज मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग में कुछ नहीं है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाई, ये एलिमेंट कहता है फर्म को कॉन्टिन्यूसली उन क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को मॉनिटर करता रहना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि वो क्या है, दोज आर राउ. राउ का मतलब वो रेलिवेंट है, वो एडुकेट है, एंड वो ऑपरेट हो रही है इफेक्टिवली. एंड ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर क्या होना चाहिए, मॉनिटरिंग की प्रोसेस होनी चाहिए. और मॉनिटरिंग आप कैसे कर सकते हो, 2 तरीकों से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो. या तो आप ऑनगोइंग इवैल्यूएशन करो, जैसे कि काम चल रहा है और मॉनिटरिंग हो रही है, या फिर फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंस्पेक्ट करने के लिए जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट है, मतलब आपने कोई ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट कर ली, फिर उसको आप चेक कर लोगे कि इस ऑडिट एंगेजमेंट को क्या क्वालिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया गया. एंड दिस वाज योर एंटायर SQC1. सो अगर आप पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पे देखने के लिए जाते हो SQC1, ठीक है, सो अगर आप पूरा स्टैंडर्ड देखने के लिए जाते हो SQC1, देयर आर 6 एलिमेंट. लेकिन उन एलिमेंट के अंदर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करूं, सो एक्सेप्टेंस वाला आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है, लीडरशिप वाला भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और ये जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के डिफरेंट सिचुएशन है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है. इट वॉज अ लेंथी स्टैंडर्ड, बट मैंने कोशिश किया कम टाइम के अंदर जितना हो सके उतना रिवाइज कराया जा सके. सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी कि जितना बार आप इस क्लास को सीखोगे, सुनोगे इज द राइट वर्ड, उतना ज्यादा इस स्टैंडर्ड का फ्लो आपके दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा और उतनी ही इजी आपको ये सब्जेक्ट लगेगा, और स्पेशली ये स्टैंडर्ड. सो थैंक यू सो मच. जब आप चैनल से जाओगे तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करके जाना, एंड आप कमेंट करोगे तो इसकी रीच भी बढ़ेगी. बाय बाय.